नमस्कार साथियों, आ चुका हूं आपके लिए फिर से वही एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट लेके, जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। आप लोग बड़ा वेट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझा पा रहा हूं, आप भी समझ पा रहे हैं। अच्छी बात है, लेके आ चुके दोबारा से आपके लिए 25 क्वेश्चन। इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा फेरबदल किया है मैंने। मैं आपके लिए इस बार ऑप्शंस लेके नहीं आया, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है उन चीज़ों में समय भी लग जाता है, और मैं आपको, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं है, आप लोग यहाँ पे कोई प्रैक्टिस करने तो आए नहीं है। प्रैक्टिस तो सेट है, लेकिन प्रैक्टिस के नाम पे मैं आपको पूरी जीएस पढ़ा रहा हूँ, है ना। टॉपिक वाइज नहीं हो पा रहा, बिकॉज टॉपिक वाइज के लिए चीज़ें बहुत क्लियरली नहीं है, और टॉपिक वाइज करके फायदा भी नहीं। टॉपिक तो आप कहीं और से तैयारी कर ही रहे होंगे, मैं आपको प्रैक्टिस कराने के लिए तो मैं प्रश्न लेके आया करूंगा, आंसर मेरे को पता ही हुआ करेगा, तो मैं आपको बताया करूंगा, ठीक है। मतलब मैंने ऑप्शंस खत्म कर दिए। इससे क्या ना हो, पहली बात तो ये है, क्लास मेरे को मल्टीपल टाइम जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ वो नहीं करना होता है, ठीक है। चलिए, समय बिल्कुल खराब ना करते हुए आपके लिए आ चुका हूँ फिर से। ये कई बार लोग पूछते हैं कि किस क्लास के लिए कौन से लोग ले सकते हैं इस क्लास को, तो मैं बता रहा हूँ रेलवे के ऑल एग्जाम। बट अभी जो इंपॉर्टेंट चल रहा है वो है आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ रेलवे एनटीपीसी। ये तीनों जो एग्जाम्स हैं ये मेरे जीएस के प्रैक्टिस सेट से बिल्कुल आपका कनेक्ट करेंगे, ठीक है आपको। चलिए, बिल्कुल भी समय ना गवाते हुए आपको बताते हैं कैसे क्या रहने वाले है क्लास में। तो यहाँ पे वही डेली की तरह 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको बताता चलूंगा क्या कैसे रहने वाला है। चलिए, पहला प्रश्न आज, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी के लड़ाई में किस वर्ष हारे थे। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। जिनको पता होता है, जिनको भी, अब ऑप्शन मैंने बेशक नहीं रखे, लेकिन अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जवाब मुझे देंगे ही देंगे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे, वर्ष पूछा गया है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पे भी बात करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। बताइए अगर किसी को पता है, तो नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, 1757, ठीक है ना। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की जो लड़ाई हुई थी वो हुई किन के बीच में थी, तो वो हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था ये युद्ध। प्लासी का युद्ध बोलते हैं उसे, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन कभी कभार ये भी पूछ सकता है, मैं बहुत अच्छे से डिटेलाइज आपको पढ़ाना चाहता हूं इसलिए बोल रहा हूं। सबसे बड़ी बात है, प्लासी का युद्ध ऐसे आ सकता है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1757 ईस्वी में, या ये कोष्टक है ना, हाँ 1757 में, ठीक है। किसके बीच में हुआ था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच और सिराजुद्दौला के बीच, ठीक है, जो बंगाल के नवाब थे, दोनों के बीच हुआ। सेना ने सिराजुद्दौला को हरा दिया 1757 ईस्ट में, ठीक है, 1757 में हरा दिया। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए, सेकंड क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन कई लोग बोलेंगे सर ये तो हमें आते से मतलब नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करना ही तो आपको जिताएगा। आने से क्या मतलब होता है, आते तो बहुत कॉन्फिडेंस, एक प्रश्न देते हो ना आप एग्जाम क्वालिफाई कर देंगे। कभी भी एजुकेशन में ये मत समझिए हमें बहुत आता है, कि समुद्र है, जीएस एक समुद्र है, यहां आपको जितना भी आएगा कम पड़ेगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, उसके ऊपर जिस प्रश्न पे एक्स्ट्रा और बात होगी वो भी करेंगे, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है ना। 5 जून को प्रश्न कैसे बनेगा, या तो ये बन जाएगा, कभी कभार मैं सारी चीज आपको बताते चलता हूं, कभी कभी प्रश्न बनेगा 5 जून को कौन सा स्पेशल डे मनाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पर्यावरण दिवस, ठीक है। इंपॉर्टेंट, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, वो भी 5 जून, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, बाकी इसमें कुछ बताना क्या नहीं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस, ओजोन समझते हैं, ओजोन के संरक्षण का जो एक दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो वही पूछ रहा है। बिकॉज ओजोन से हमें थोड़ी सी हानिकारक दिक्कत होती है, तो उससे बचाने के लिए एक दिवस बनाया गया है कि आप इस दिन को इस तरीके से सेलिब्रेट कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ, संरक्षण बोलते हैं जिसे। नोट्स बनाते हुए चलिएगा,
अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे, वीडियोस देख के कभी किसी का सिलेक्शन नहीं हो मेरे भाई। पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो नोट्स में ये चीजें यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनको अच्छी तरीके से आप मॉडिफाई करके बढ़िया नोट्स बनाइए। बहुत बार मल्टीपल टाइम जब रिवीजन करेंगे आप, मेरा एक ही रहता है, कई लोग बोलते हैं सर आप बोलते हैं, बिल्कुल जीएस का एक ही फॉर्मूला है, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको रिवाइज होगा। ये हमारा जो माइंडसेट है ये रिकॉल करता है हमें, ठीक है ना। चीजों को याद रखना सीखिए। याद करने का एक ही ट्रिक है, वो ट्रिक है मल्टीपल टाइम इसको दिमाग में घुसेड़ते रहो, आता रहेगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ये आप कर लीजिएगा, कैसे आपको करना है, लेकिन मैंने तो चीजें बता दी। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई? किसी को पता है तो बताइए, नहीं पता है तो सीखें। नमामि गंगे परियोजना है किसके लिए, बताइए। जिनको नहीं पता है सीखें। मैं आपको बता दूं, जो नमामि गंगे परियोजना है ना, यह नदियों के संरक्षण में, नदियों में जो गंदगी फैलती है, हम लोग गंदगी करते हैं, तो नदियों के संरक्षण में, ठीक है। नमामि गंगे परियोजना ये कब शुरू की गई थी? जुलाई 2014 में। याद रखिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी हल्के में मत लीजिएगा कि प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपके नजरिए से। मैं आपको बता दूं, ये वो प्रश्न है जो रेलवे कई बार पूछ चुका है, और मुझे पता है 70 से 75% प्रश्न फिर रिपीट होंगे आपके, है ना। ठीक, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? मतलब एक राजा रवि वर्मा जो है वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? जैसे कि होता है ना, चिकनकारी, म्यूजिशियन या फिर तबला वादक, ऐसे पूछा जा रहा है राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। अब साहित्य के क्षेत्र में इनको क्या आता है वो बताइए जरा आप, नॉलेज हो तो, ठीक है। राजा रवि वर्मा जो हैं वो चित्रकारी में फेमस है, ठीक है। साहित्य की चित्रकारी में फेमस है। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से में प्रसिद्ध थे? राजा रवि वर्मा चित्रकारी के क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। चित्रकारी बहुत अच्छी करते थे। क्वेश्चन नंबर 6, लोह अयस्क की खान बदाब पहाड़ किस राज्य में स्थित है? खदाने, बड़े बड़े जो मैंने आपको बताया, पुल वगैरह, जो संरक्षण क्षेत्र, सब याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद आपको काम आएगा। क्वेश्चन नंबर सॉरी, लोह अयस्क की खान बदाब पहाड़ किस राज्य में स्थित है, ये पूछा जा रहा है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में है ये। अच्छा, उड़ीसा का मुझे एक मंदिर बता दीजिए, कौन सा मंदिर है उड़ीसा में? कोणार्क मंदिर, याद रखिएगा। चीजें बार बार रिपीट कराऊंगा मैं आपकी। कोणार्क मंदिर है उड़ीसा में, बताया था मैंने आपको, ठीक है। लोह अयस्क की खान का मतलब होता है लोह का वहां का बहुत ज्यादा भंडारण है। गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, गणगौर एक त्योहार ही नहीं, ये एक लोक नृत्य भी है, ठीक है। ये एक लोक नृत्य भी है। बाकी आप बताइए, गणगौर भारत के किस राज्य का त्योहार है? तो मैं आपको बता दूं, ये 2 स्टेट का त्योहार है, 2 स्टेट का। एक तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान। पहला एमपी, दूसरा मध्य प्रदेश और पहला मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान। ये दोनों ही लोक नृत्य भी हैं और त्योहार भी मनाए जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन देखो ऐसा होता है, कभी कभार आप बोलेंगे कि सर 2 ऑप्शन कैसे हो जाएंगे, हमारा तो प्रश्न गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले जो आरआरबी या फिर जो भी आयोग है वो प्रश्न पूछता है, तो प्रश्न में पहले ही वो देख लेता है
कि अगर दोनों ऑप्शन तो उन्हें रखना नहीं है, किसी एक ही ऑप्शन को रखेगा, ऐसा कभी हुआ नहीं। और अगर ऐसी कंडीशन आ भी जाती है तो प्रश्न आगे जाके टैकल करके कैंसिल हो जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि अगर 99 जैसे मान लो 2 प्रश्न गलत हैं जो आयोग ने भी गलत माने हैं, बच्चों ने भी बहुत गलत किए, तो वो मैं आपको बता दूं उस कंडीशन में यही होता है कि वो प्रश्न का क्या होता है ना, आपको 2 ऑप्शन नहीं देगा, अगर ये पूछेगा तो इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा, ये मैंडेटरी है। ठीक है, चलिए आनंद मठ उपन्यास के लेखक बताएं, जरा आनंद मठ जो उपन्यास है उसके लेखक बताएं। पढ़ते रहिए, सिंपल सी, बीच में बार बार मैं आपको बोल रहा हूं एक ही बात, एग्जाम क्वालिफाई करना है, डेली पढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे सोचते मेरा रिदम टूट जाएगा, मैं फिर पकड़ लूंगा, नहीं होता मेरे भाई, एक बार रिदम टूटने के बाद नहीं होता, गारंटी है। तो अपने रिदम को मत टूटने देना, लगातार पढ़ते रहिए। मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है आरपीएफ वालों का, उसके बाद फिर एनटीपीसी आ जाएगा, लगातार एग्जाम। और जहां तक मैं समझता हूं ये सभी लोगों ने ये तीनों एग्जाम भी डाले होंगे, आरआरबी ग्रुप डी भी डाला होगा, एनटीपीसी भी डाला होगा और आरपीएफ कांस्टेबल भी डाला होगा। तो तैयारी कर लीजिए, एक ही पैटर्न में एग्जाम आता है, क्या पता आपका तीनों में से किसी एक वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाए। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, नाम सुना होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, इसका आंसर होगा आनंद मठ उपन्यास। अच्छा, वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? वेद बताओ, हमारे भारत में वेद कितने हैं? वेद हैं 4। कौन कौन से हैं कमेंट में बताओ आप। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है ना। बताइए आप लोग। बताइए, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस, चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूं। ठीक है, ओके। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। 10th क्वेश्चन, भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म भूषण किस वर्ष प्रारंभ किया? मतलब नागरिक को देने के लिए कब प्रारंभ किया उन्होंने? बताइए, चलिए हम बताते हैं। भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पद्म भूषण किस वर्ष? 1954 को। 1954 में भारत रत्न और पद्म भूषण को देने का जो कार्य है नागरिक को, वो प्रारंभ किया गया था। सबसे पहले किसको मिला था? प्रथम किसको मिला था? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ठीक है, मेरी आवाज को सुन लेना जिसको समझना है। चक्रवर्ती राजगोपालचारी को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया। अच्छा, लता मंगेशकर जी को कब मिला? यहां बताइए। लता मंगेशकर जी को कब मिला, जो कि एक सिंगर हैं? 2001 में। ठीक है, सभी प्रश्न समझ में आए? एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के साथ ये युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। सेकंड क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण में मनाया जाता है 16 सितंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? ये परियोजना रहती है गंगा और नदियों के संरक्षण में। नमामि गंगे परियोजना ये हुई थी जुलाई 2014 में स्टार्ट। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? चित्रकारी के क्षेत्र से संबंधित है, साहित्य क्षेत्र में। लौह अयस्क की खान बदाब पहाड़ किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में।
उड़ीसा में एक और है, ओडिशा का कोणार्क मंदिर उड़ीसा में भी है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये 2 स्टेट में मनाया जाता है, एमपी और राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 8, आनंद मठ का उपन्यास के लेखक बताएं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये आनंद मठ के उपन्यास के लेखक हैं। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। 10th क्वेश्चन, भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म भूषण किस वर्ष प्रारंभ किए? तो ये किए थे 1954 में। सबसे पहला जो भारत रत्न किसे मिला था? वो मिला था आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। साथियों, तो अगले प्रश्न है 11 प्रश्न है, 11 नंबर क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे जो महिला पहुंची वो पहली महिला का नाम पूछा है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की हाइट बता दीजिए कितना है, कितना ऊंचा है बताइए। 8,849 मीटर। ठीक है, इतना ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला का नाम तो क्या था? जुको तेवई। जुको तेवई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो समझ लो बहुत पीछे हो फिर आप तैयारी में भी, और जीएस से तो फिर बहुत आपका नाता टूटा हुआ है अगर आप ऐसे प्रश्न के जवाब नहीं दे पा रहे। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? सबके मुंह पे एक ही जवाब होगा, चार्ल्स बेबेज, जो कि राइट आंसर है। बट एक और है, वो है एलन ट्यूरिंग। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं, एलन ट्यूरिंग और चार्ल्स बेबेज ने आविष्कार किया था आधुनिक कंप्यूटर का। वैसे तो ऑप्शन में दोनों नहीं आ सकते, मैंने बोला ना कभी कभी एक आया, लेकिन दोनों का साथ था। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा पूछा गया रेलवे में, आरआरबी एनटीपीसी में भी, 2019 वाले में भी और 2019 के ग्रुप डी में भी। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां है? अच्छा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां है ये बताने से पहले बताइए, भीतरकनिका, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहां है? अब ये दोनों एक ही जगह के हैं, बताइए। तो बात कर लेते हैं उड़ीसा। ठीक है, भीतरकनिका, सिमलीपाल दोनों ही उड़ीसा में है। हो गया राइट आंसर। कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बहुत सरल प्रश्न, बहुत ही ज्यादा सरल प्रश्न। ग्रीन हाउस, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, आप परेशान ना हो। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा क्या? होगा। नेक्स्ट कौन सी होगी? एक ही हो गई, एक है नाइट्रोजन। ठीक है, 2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी की ग्रीन हाउस गैस होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। दोबारा लिख दूंगा यहां पे, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, संपीड़ित मतलब समझते हैं, अगर स्प्रिंग है दबाव में रखने को, अगर एक स्प्रिंग है, बना देता हूं, ये स्प्रिंग है,
अगर हम इसको ऐसे प्रेस कर देंगे, वो स्थिति होती है संपीड़ित। संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाए तो ये अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देगी। अभी एक आपकी स्थितिज ऊर्जा में है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको करने पड़ेंगे। स्थितिज ऊर्जा में है, जब इस पे प्रेशर लगेगा तो ये पूछ रहे हैं किस स्थितिज ऊर्जा में किस में वो बदल देगा, तो ये आ जाएगा गतिज ऊर्जा। क्योंकि आप भी जानते हैं वो क्रिया करने लगेगी, अभी वो स्थितिज ऊर्जा में है ना, अभी वो एक बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी में, कोई एनर्जी नहीं है, इस पर कोई बल नहीं लग रहा। लेकिन जब बल लगेगा तो स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पानीपत के तीनों युद्ध बताओ। सबसे पहला 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। यही है क्या? यही आंसर है, बिल्कुल सही। 1526 में पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों युद्ध हुए थे पानीपत के। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई, तो ये हो जाएगा 1761। हवा के परागण को क्या कहा जाता है? पूछा जा रहा है हवा के जो परागण है उसको क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं एनिमोफैली। एनिमोफैली ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज में होता है। हवा के परागण को क्या कहा जाता है? एनिमोफैली। 18 नंबर, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि आपको बताएं, उत्तर प्रदेश का एक राज्य, मतलब उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। अवध उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र को बोला जाता था अवध। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? वो था कौशल। किस नाम से जानते थे? कौशल नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 19, तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? किस राजवंश ने तंजौर जो चित्रकला है उस शैली का आवागमन किया या फिर उसको स्थापित किया, ठीक है, किसने किया? तो ये चोल वंश के शासकों ने। चोल वंश के शासनकाल में, ठीक है ना। ओके, 20 क्वेश्चन, लेंस की शक्ति की ऐसा यूनिट बताइए। किससे किससे परफॉर्म करते हैं? डी से। डी से क्या बनता है? डायोप्टर। प्रश्न पूछूंगा मैं आगे जाके, आप ऐसा नहीं है रट्टा मार कर लें, मैं पूछूंगा आगे जाके कुछ दिनों बाद, और कहीं ना कहीं तो रिपीटेड आएंगे ये क्वेश्चन, है ना। फास्ट क्विक रिवीजन करते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट की पहले मैं लंबाई बता दूं, 8,849। आधुनिक कंप्यूटर जनक किसे माना जाता है? वो पहली महिला जुको तेवई। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज और एलन ट्यूरिंग को। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां पाया जाता है? उड़ीसा में। और भीतरकनिका और सिमलीपाल दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के हैं। कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग, संपीड़ित को मतलब मैंने आपको समझा दिया था, प्रेशर में होने वाली संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किसमें ट्रांसफॉर्म कर लेता है? तो वो गतिज ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो 1761 में हुई थी। बाकी पानीपत के तीनों युद्ध मैंने आपको बता दिए। सबसे पहला हुआ 1526 में, दूसरा हुआ 1556 में, तीसरा हुआ 1761 में। हवा के परागण को क्या कहा जाता है? ये केमिस्ट्री लैंग्वेज में एनिमोफैली कहते हैं, एनिमोफैली। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता है? कौशल नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में अवध नाम के एरिया को कौशल नाम से जाना जाता है। तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव या फिर स्थापना किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो चोल वंश के शासनकाल में हुआ था। लेंस की शक्ति की जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है, वो क्या होगी? वो होगी डायोप्टर। इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन आप, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर 1 प्रश्न है 21 प्रश्न नंबर, पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता कौन है? जो पद्मावत उपन्यास है उसके रचयिता कौन है?
मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचयिता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, अगर आपको याद नहीं आएगा एक प्रश्न आपका झटके से 1 नंबर ले जाएगा, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर कहाँ मुख्यालय है? नई दिल्ली में, ठीक है। सब्जी का भंडारण कहां बताया था मैंने? सब्जी का अनुसंधान कहां बताया था, याद बताइए। मैंने बताया था आपको कि सब्जी का अनुसंधान कहां है? अनुसंधान केंद्र बताया था मैंने सब्जी का कहां है? मैंने बताया था लखनऊ। याद है ना, याद रखिएगा, चीजों को भूले नहीं। ये नई दिल्ली में। कौन सी पुस्तक अब्दुल कलाम द्वारा लिखित है? अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक बताइए। तो मैं बता देता हूं, एक तो है हाउ टू फ्लाई, लर्निंग हाउ टू फ्लाई, आई थिंक, हाँ, लर्निंग हाउ टू फ्लाई। देन एक और है विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। ये 2 पुस्तक हो गई अब्दुल कलाम जी की। ऐसे ही पुस्तकों को याद रखिए और ऑथर को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 24, एकला चलो रे गीत किसने लिखा था? पहली बात बता दूं, 1905 में लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये लिखा गया है एकला चलो रे गीत। भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? जो विज्ञान एक अनुसंधान या संस्थान है पूरा, जहां पे विज्ञान के बारे में काफी सारी चीजें बताई गई हैं, वो कहां है? तो ये है बेंगलुरु में, ठीक है। सभी प्रश्न के आंसर हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जिनकी होती है बताते हैं। सभी आपको चीजें क्लियर कर देंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। आपके सारे क्वेश्चन डाउट दूर कर देंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं आपसे फिर नई क्लास में। 25 क्वेश्चन इसी तरीके से आते रहेंगे। एक टाइम के बाद आप बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे सीख चुके होंगे, पढ़ते रहिए। आपको एक नोट्स बना देना। मेरा एक सब्जेक्ट का जीएस प्रैक्टिस सेट जो मैं लेके आता हूँ, ये 6वीं क्लास है, आई थिंक क्लास 6 है। तो ये क्लास हो गई लगभग, अगर मानू तो 6 दूनी 12 और करीबन 150 से ऊपर प्रश्न में करा चुका हूं। बाकी ऐसे चलते रहेंगे और प्रश्न वो 150 नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं, आप लोगों को भी पता है, ठीक है। आपका समय ज्यादा ना खराब करते हुए विराम देते हैं, चलते हैं। फिर मिलेंगे आपको किसी नई क्लास में। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको ठीक लगी, मेरी नोटिफिकेशन बार बार चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो आप पे डिपेंड करेगा। बाकी जबरदस्ती किसी बात के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरा पढ़ाना कैसा लगता है आपको मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।